अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं हूं शफकत खताना। आई वर्क एज अ लॉयर इन स्वीडन फॉर द पास्ट 12 ईयर्स। आज बात करूंगा मैं सेल्फ एम्प्लॉयड वीजा, जिसे आप कहते हैं बिजनेस वीजा। और मेरी जो बात होगी उसका फोकस उन लोगों का पे होगा जो ईयू से बाहर बैठे हैं, यानी कि ईयू कंट्री से बाहर बैठ के वहां से अप्लाई करना चाहते हैं। उन पे मैं फोकस करूंगा ज्यादातर, ताकि उनके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ऑफ कोर्स इतनी डिटेल में जाना मुश्किल है, लेकिन जो बेसिक चीजें उनको मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। काफी लोग इंटरेस्टेड हैं जो दूसरी कंट्रीज में रह रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, या हमारे जो देसी लोग रह रहे हैं गल्फ कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल यूएई, दुबई, कतर, सऊदी अरेबिया और इर्द गिर्द के लोग मुल्क में जो रह रहे हैं, उनकी यही कोशिश होती है किस तरीके से बंदा यूरोप आ जाए। और इसमें स्वीडन ऑफ कोर्स बहुत ही एक अट्रैक्टिव कंट्री है। काफी लोगों की कोशिश होती है कि किसी तरीके से बिजनेस वीजा लेके यहाँ पे सेटल हो जाए। लेकिन अक्सर ये होता है कि जो लोग मुझसे रब्ता करते हैं या जो लोग मेरे पास आते हैं, नॉर्मली उनको ये इंफॉर्मेशन नहीं होती, उनको डिटेल में नहीं पता होता कि रूल्स क्या है और कैसे हैं। वो अक्सर किसी न किसी कंपनीज के किसी कंसल्टेंट के साथ राब्ते में होते हैं, या उनके थ्रू उन्होंने पहले अप्लाई किया होता है, या अप्लाई करके उनको एक डिसीजन आ चुकी होती है नेगेटिव। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट भी कर चुके होते हैं किसी फर्म के साथ मिलके। उन्होंने कुछ शॉप खरीद ली होती है, कैफे खरीद लिया होता है, रेस्टोरेंट खरीद लिया होता है, या किसी और चीज में उनकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, लेकिन बाद में उनको वीजा नहीं मिलता। और कई बार मुझे खुद थोड़ा गुस्सा आता है उन लोगों पे कि यार, आप इतने पढ़े लिखे लोग, वेल सेटल्ड, वेल एजुकेटेड बिजनेसमैन आप हैं, और आपने बगैर रिसर्च किए, बगैर देखे कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने इन्वेस्टमेंट क्यों कर दी। जो भी बंदा किसी भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या बिजनेस वीजा अप्लाई करना चाहता है, आपको सबसे पहले आप जहाज की टिकट लें, इस मुल्क में आए, यहां पे लोगों को मिले, यहां मार्केट की रिसर्च करें, क्या मार्केट है यहाँ की, किस चीज में आपने इन्वेस्टमेंट करना है, जिस चीज में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि उससे आपको बिजनेस वीजा मिल सकता है या नहीं। ये सबसे पहली चीज है। यहां पे आके 2-3 वकीलों को भी मिलें, मिनिमम 2-3 वकीलों को आप उनसे मीटिंग रखें, उनको फी पे करें, और उनसे जो रूल्स हैं उसके बारे में आप पता करें। जो चीज जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उसमें आप 2-3 ब्रोकर से भी मिलें। अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आपने रेस्टोरेंट में इन्वेस्टमेंट करनी है, या किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उस फील्ड के लोगों को मिले, ब्रोकर्स को मिले, तो आपको पता हो कि जो चीज आप जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं उसकी क्या कीमत है, उसकी क्या वैल्यूज है। ये सबसे पहली चीज है। सो मेरी ये एक किस्म की ना, ये इसको रिक्वेस्ट समझें कि इसको वीजे को पुट करने से पहले ट्राई टू कम टू स्वीडन, visit the country, meet few people, meet few lawyers, meet few consultants here in Sweden. अगर आप आ नहीं सकते तो वहां बैठ के आप रिसर्च कर सकते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन जो इमिग्रेशन बोर्ड है उनकी वेबसाइट पे भी है, डिमांड कौन कौन सी हैं। स्वीडन में बहुत अच्छे इमिग्रेशन लॉयर्स हैं, आप उनको वहां बैठ के 2-3 लॉयर्स को फी पे करके उनसे कंसल्टेशन करें रूल्स के बारे में। यह आपकी सबसे पहली स्टेप है। दूसरी बात होगी, जब आपकी रिसर्च हो गई, आपको पता चल गया कि रूल्स क्या है, उसके बाद फिर आप स्टेप लेंगे। बगैर देखे पढ़े आप इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा, आप पछताएंगे। और बहुत सारे लोग पछताते हैं बाद में कि ये क्या हो गया। फिर वो केस को अपील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस वक्त उसका कुछ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बिजनेस वीजा स्वीडन का पॉसिबल है, मुमकिन है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो पहले से बिजनेस चला रहे हैं या चला चुके हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है। लोग कुछ समझते हैं कि हम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके यहाँ का बिजनेस वीजा यहाँ पे मिलना बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे एक छोटा सा कैफे ले लेंगे, यहाँ पे छोटी सी दुकान ले लेंगे, छोटा सा रेस्टोरेंट ले लेंगे, किसी छोटी सी चीज में छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके आपको बिजनेस वीजा मिल जाएगा। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं आपको आगे बताता हूं क्यों नहीं है। बिजनेस वीजा आसानी से उन लोगों को मिलता है
जो पहले से बिजनेस चला चुके होते हैं, जो डॉक्यूमेंट में शो कर सकते हैं कि हमने बिजनेस चलाया हुआ है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि जिस बंदे ने बिजनेस वीजा अप्लाई करना है उसने शो करना है कि जिस फील्ड में उसने यहां पे बिजनेस करना है स्वीडन में, उसी फील्ड में उसका अपने मुल्क में या कहीं और उसका एक्सपीरियंस है। दिस इज नंबर 1। अगर आपने प्रॉपर्टीज में जाना है फॉर एग्जांपल, या आपने आईटी कंपनी यहां पे करनी है, या आपने कुछ और बड़ा बिजनेस करना है, तो आपको शो करना पड़ेगा विद डॉक्यूमेंट्स, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपका एक्सपीरियंस है सेम फील्ड में, आपने सेम फील्ड में बिजनेस चलाया हुआ है, या आपको डॉक्यूमेंट शो करना पड़ेगा। आपको डॉक्यूमेंट शो करना पड़ेगा कि आपकी इस फील्ड में कंपनी रजिस्टर है या थी अपने मुल्क में या किसी और मुल्क में। आपको बैंक बैलेंस दिखाना पड़ेगा, आपको टैक्स ऑफिस से डिक्लेरेशन दिखानी पड़ सकती है कि आपका टैक्स सेम फील्ड से गया है या नहीं गया। और आपके जो कस्टमर थे, जो आपके क्लाइंट्स थे, जिन जिनसे आप राब्ते में रहे, उनके डॉक्यूमेंट आप शो करेंगे कि इन बंदे से हम सेम फील्ड बिजनेस करते रहे हैं। सो नंबर 1 रिक्वायरमेंट बन गई कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपने बिजनेस खुद चलाया हुआ हो। और नंबर 2 आपका सेम फील्ड में एक्सपीरियंस हो, आपने सेम फील्ड में बिजनेस चलाया हुआ हो जिसमें आपने यहां पे काम करना है, जो बिजनेस हम यहां पे चलाना है। और जो स्मॉल टाइप के बिजनेस होते हैं, जैसे मैंने मेंशन किया, कैफेज, रेस्टोरेंट्स, छोटी सी दुकानें, पेट्रोल पंप्स, गैस स्टेशंस, कार वर्कशॉप्स, इस तरह के छोटे छोटे बिजनेस होते हैं ना, इनमें बिजनेस वीजा नहीं मिलता। इनमें बिजनेस वीजा स्वीडन में नहीं मिलता। अगर किसी को मिल गया, गुड लक, उसकी किस्मत। लेकिन नॉर्मली स्मॉल बिजनेस में वीजा नहीं मिलता। उसकी कुछ वजूहत होती है। पहले तो मैंने कहा कि पहली जो शराइत हैं, रिक्वायरमेंट्स, कि आपकी एक्सपीरियंस हो। दूसरी जो मेन कंडीशन होती है वो लैंग्वेज होती है कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हैं। और जो स्मॉल बिजनेस होते हैं उनमें रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे जो इमिग्रेशन बोर्ड वो ये करती है नॉर्मली कि आपको स्वीडिश आती हो। अब आप कहेंगे आप तो कहीं और बैठे हुए हैं, आप कभी स्वीडन आए ही नहीं। अगर आए भी हैं तो आपने विजिट किया, आपको स्वीडिश कैसे आती होगी? लेकिन यस, इस चीज में जो इमिग्रेशन की हाई कोर्ट है उसकी काफी जजमेंट्स है, बहुत ज्यादा। जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो उनकी जजमेंट ये है कि जो स्मॉल बिजनेस होते हैं उनमें आपको खुद काम करना पड़ता है नॉर्मली, कि अक्सर आपको खुद बिजनेस चलाना पड़ता है। आपको अपने कस्टमर से खुद डील करना पड़ता है। जिनसे आप चीजें ऑर्डर कराते हैं अपने बिजनेस के लिए, उनको आपको खुद डील करना पड़ता है। छोटे मोटे काम आपको खुद करना पड़ता है, क्योंकि स्मॉल बिजनेस होते हैं और स्मॉल में बंदे की बिजनेस की इतनी इनकम नहीं आती कि आपके पास बहुत सारे वर्कर्स हो। तो आपको लैंग्वेज आना जरूरी है, ये डिमांड बन गया। अब ये जो छोटे छोटे बिजनेस है उनमें से आपको बहुत जल्दी फारिग कर लेते हैं क्योंकि आपको स्पेनिश ही नहीं आती। तो जो भी स्मॉल बिजनेस का सोच रहा है, मैंने मेंशन किया फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स, कैफेज, शॉप्स, गैस स्टेशंस, कार वर्कशॉप्स, इस तरह के सिमिलर जो भी हैं, उनमें मेजॉरिटी केसेस में वो रिक्वायरमेंट करेंगे कि आपको स्पेनिश आनी चाहिए। अगर आपको स्पेनिश नहीं आती तो आपको सिर्फ इस बना पे आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी बातें तो बाद में, इसी पे आपका केस खत्म हो गया। तो लैंग्वेज के बाद फिर ये है वो आपको देखेंगे बिजनेस प्लान, कि आपका बिजनेस प्लान रियलिस्टिक है या नहीं। जो बिजनेस आप यहां पे करना चाहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट आप यहां पे करना चाहते हैं, क्या वो रियलिस्टिक है या नहीं, क्या ये चल पाएगा यहां पे या नहीं। आपने मार्केट की स्टडी की यहां पे अपने बिजनेस की, और आपके पास आपका बजट क्या है, कितने की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, कितने आपके खर्चे होंगे, कितनी आपका टर्नओवर होगा, कितना आपका क्या कहते हैं आपकी प्रॉफिट होगी ईयरली, वो ये देखेंगे। तो होगा ये बिजनेस प्लान, आपका बजट हो गया। अब अक्सर ये होता है, काफी केस मेरे पास ऐसे आते हैं, डिफरेंट केस होते हैं, लेकिन जो अपने देसी लोग होते हैं उनके जो बिजनेस प्लान होते हैं वो एक ही होते हैं। अगर 4 लोगों ने बिजनेस प्लान पुट किया है बिजनेस वीजा का, तो 4 में से 3 है उनके जो बिजनेस प्लान है वो एग्जैक्टली A to Z सेम है या सिमिलर है। जो उनका बजट है वो भी सिमिलर है। वो एक ही कंसल्टेंट से अपना वीजा अप्लाई किया उन्होंने, और उनके सारे बिजनेस जो प्लान जो है वो सिमिलर आ गए। अब जो इमिग्रेशन बोर्ड में बैठे हुए हैं वो इतने पागल भी नहीं, वो भी देख सकते हैं कि एग्जैक्टली सिमिलर बिजनेस प्लान, सिमिलर इनके बजट, सिमिलर इनके डॉक्यूमेंट, ये क्या वजह है। तो जो भी आप कराएं अपने बिजनेस प्लान, आप मेक श्योर करें
कि आपके बिजनेस प्लान अच्छे और यूनिक हो, आपकी जो मार्केट स्टडी हो बिजनेस प्लान में वो अच्छी और यूनिक हो, जो आपका बजट है वो रियलिस्टिक हो। बजट के साथ आप और डॉक्यूमेंट भी शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ अगर आपने कुछ चीज ऑफिस रेंट करना है तो आप साथ एक डॉक्यूमेंट पुट कर सकते हैं कि हम यहाँ और यहाँ हमने पूछा कि जहां पे हमने ऑफिस रेंट करना है उसका किराया कितना है, फॉर एग्जाम्पल। इस तरह की और चीजें होती हैं, तो बंदा अपने डॉक्यूमेंट के साथ इस तरह की चीजें ऐड करे ताकि उनको पता चले, उनको समझ में आए कि इस बंदे ने ऐसे ही कोई बिजनेस प्लान डाउनलोड करके नेट से पुट नहीं कर दिया, उसने नेट से बजट डाउनलोड करके पुट नहीं कर दिया, उसने अपनी पूरी रिसर्च की, वो यहाँ पे लोगों को मिल चुका है, वो यहाँ की मार्केट को समझता है। साथ साथ अपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी कंट्री से, जैसे मैंने शुरू में बताया कि आपने जो बिजनेस चलाया है, जो आपके वहां पे बिजनेस रह चुके हैं सेम फील्ड में या दूसरी फील्ड में भी रह चुके हैं, अगर और भी किए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट एक एक करके आप साथ पुट करेंगे अपनी एप्लीकेशन के। तो उसके बाद रिक्वायरमेंट होती है कि जो बिजनेस जो कंपनी आप चला रहे हैं, आपकी जो उसके शेयर्स है उस कंपनी में वो मिनिमम 50% होने चाहिए, यानी कि आप कंपनी के 50% 50% के मिनिमम आप उसके मालिक हो। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, सोचते हैं कि एक कंपनी में अगर मिनिमम 50 रिक्वायरमेंट्स हैं तो क्यों ना हम दो बंदे उसके 50-50 मालिक बन के दो फैमिलीज या दो बंदे उसको अप्लाई कर लें। नेवर डू दैट, ऐसा कभी ना कीजिएगा और ना ही सोचिएगा। एक फैमिली से एक बिजनेस से, एक कंपनी से एक ही बंदा और उसकी फैमिली अप्लाई करे। जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसने ये भी शो करना है कि इसी बंदे ने, अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं बिजनेस वीजा, तो मैंने शो करना है कि ये बिजनेस मैंने ही चलाना है, उसमें जो डिसीजन लेनी है वो मैंने ही लेनी है, किसी और ने नहीं करनी। बेशक मेरे साथ कंपनी में कोई पार्टनर भी हो जो 50% या 40% 70% का है, लेकिन जो मेन अप्लाई कर रहा है बंदा, बिजनेस उसी ने ही चलाना है, किसी और ने नहीं चलाना। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके बिजनेस प्लान में लिखा होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट में ये शो हो कि इस बंदे ने बिजनेस खुद चलाना है, और ये भी शो हो कि ये बंदा इस बिजनेस चलाने के काबिल है, ये बंदा बिजनेस चला सकता है। इसके बाद आपकी जो एजुकेशन है उसके डॉक्यूमेंट भी साथ पुट करें। अगर आपकी एजुकेशन जो बिजनेस आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड है तो ये इंपॉर्टेंट है फिर साथ कि आप इसको बताएं कि आपने इतने साल यहाँ ये एजुकेशन की और इस एजुकेशन से आपके बिजनेस पे क्या इफेक्ट हो सकता है या होगा। कुछ लोग मुझे ये भी सवाल करते हैं कि अगर हम प्रॉपर्टीज या एक दो मकान लेके ना, यानी कि जिसको कहते हैं हम bostadsrätt स्वीडन में, कि आप एक छोटे से मकान लेके कुछ कमरों के 2-3 लेके और उनको रेंट करके क्या हम उससे बिजनेस वीजा मिल जाएगा या ये नहीं। दो चीजें हैं, अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं ना, प्रॉपर्टी मतलब कि बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग ले रहे हैं जिसमें बहुत सारे मकान हो, वो मकान आप रेंट कवर कर रहे हैं, उसमें मकान के साथ साथ नीचे कुछ और शॉप्स भी हों जो आप किराए पे बिजनेस वाले, जो लोग बिजनेस चलाते हैं, रेस्टोरेंट्स वाले या काफे वाले, उनको रेंट करते हैं, एक प्रॉपर बिल्डिंग होगी और उसमें आप वो पूरी बाय करके उसको रेंट आउट करते हैं, तो ये एक बिजनेस है। लेकिन 2-3 मकान लेके वो उनको रेंट करके आपका वो बिजनेस नहीं है, उस पर आपको बिजनेस वीजा नहीं मिलेगा, आई एम श्योर अबाउट दैट। उसके बाद उन्होंने ये भी देखना है कि जो बिजनेस आप चलाना चाहते हैं या चला रहे हैं, क्या आप और आपकी फैमिली उस पर सरवाइव कर सकेगी या नहीं लॉन्ग टर्म में। कि जब अगर आपको बिजनेस वीजा मिल जाता है और आप कुछ अरसा उसको चलाते हैं, क्या ये प्रॉफिटेबल होगा या नहीं, आप उससे कितने पैसे कमा सकेंगे या कितने नहीं कमा सकेंगे, आपकी पूरी फैमिली उस पर सर्वाइव होगी या नहीं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि अगर आप यहाँ आके अगर आपका बिजनेस नहीं चलेगा या वो नहीं चल सकता, वो पहले ही समझते हैं, तो आप यहाँ की गवर्नमेंट पे एक बोझ बन जाएंगे। तो आपके डॉक्यूमेंट में ये आपके रिसर्च का हिस्सा होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स इस तरह के आप शो करें कि आप इस तरह के बिजनेस से नॉर्मली लोग। उसके बाद आपके बैंक बैलेंस आपको शो करना पड़ेगा कि आपके पास कितने पैसे हैं। दो चीज उसमें आ जाती हैं, एक तो होता है कि आपके पास इतने पैसे हों कि आप और आपकी फैमिली, जो पहला अरसा होता है, जो पहला टर्म होता है जिसमें आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा होता है, उसमें आप अपना खर्चा खुद कर रहे हैं, आपके पास इतने पैसे हो।
उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जो बंदा अप्लाई कर रहा है, जो मेन एप्लीकेंट होता है, उसके पास 2,200,000 स्वीडिश क्रोन होने चाहिए। उसकी वाइफ या हस्बैंड, उसके लिए उसके पास 1,100,000 क्रोन होने चाहिए। उसका फी बच्चा पर चाइल्ड मिनिमम 50,000 क्रोन होना चाहिए। अगर 2 बच्चे हैं तो फिर आपका 2 लाख, आपकी हस्बैंड या वाइफ का 1 लाख, बन गया 3। 2 बच्चों का बन गया 50 + 50 1 लाख, मीन के 4 लाख क्रोन आपके पास होना चाहिए। इसी हिसाब से अगर आपके बच्चे ज्यादा हैं तो फी बच्चा आप 50,000 यानी कि 50,000 क्रोनर आपके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए। ये होगा सिर्फ आपकी फैमिली के लिए कि आपकी फैमिली सर्वाइव होगी, आप उस पर फैमिली ने सर्वाइव करना है अगर आपका बिजनेस शुरू में नहीं चलता। और नंबर 2, आपके पास इतने पैसे हों कि आपका बिजनेस, जिससे आपका पूरा सेटअप स्टार्ट होगा। यानी अगर आपने ऑफिस रेंट करना है, आपके पास वर्कर्स होंगे, आपने यहाँ पे मशीन खरीदनी है या और कोई और इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि आपके बजट में लिखा होगा कि आपकी क्या इन्वेस्टमेंट होगी, आपने कितने की चीजें लेनी है, यहाँ पे खर्चे क्या होंगे, वो पूरे बजट में होगा। तो उसी हिसाब से आपके पास बिजनेस चलाने के पैसे भी आपके पास होने चाहिए, या आपको शो करना पड़ेगा। अब इसमें यह भी बहुत जरूरी चीज है कि अगर आपका जो बैंक अकाउंट है, वो कई बार कुछ लोगों से बैंक अकाउंट की जो हिस्ट्री मांग लेते हैं, बैंक स्टेटमेंट की हिस्ट्री पिछले 6 महीने साल बैक अप्लाई करने के बाद वो मांग लेते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या आपके पास इतने पैसे थे या नहीं। ये बहुत जरूरी चीज आ जाती है। कुछ लोग ऑफकोर्स ये होता है कि बंदा आगे पीछे से लेके बैंक स्टेटमेंट तो अच्छी बना लेता है, लेकिन वो पैसे जो है आपके अकाउंट में आ जा रहे हैं अप्लाई करने से 2 दिन पहले, लाख इधर से लिया, लाख इधर से लिया, और उनको भी अब ये समझ आ गई है। तो इसलिए वो कई महीने पीछे आपका बैंक स्टेटमेंट मांग लेते हैं कि शो करें कि आपके पास ये पैसे शुरू से हैं या नहीं। फिर आपका केस कुछ महीने चलता है, कई बार साल और 1.5-2 साल चलता है अप्लाई करने के बाद। फैसला करने से पहले फिर वो दोबारा आपसे बैंक स्टेटमेंट मांग लेते हैं कि अब बताएं, अब पिछले 6 महीने साल से आपके बैंक में इतने पैसे हैं या नहीं, पैसे आएंगे, कहाँ आएंगे। तो ये भी एक जरूरी चीज होती है सोचने की। साथ साथ बंदा ये भी सोच ले कि जिस फील्ड में आपने काम करना है, बिजनेस चलाना है आपने, उस फील्ड में कोई यहाँ की परमिशन, इजाजत लेने की जरूरत है या नहीं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जी, ये थे कुछ बेसिक चीजें, बेसिक रूल्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप, जैसे मैंने शुरू में कहा, ये इंफॉर्मेशन उन लोगों के लिए है जो लोग EU कंट्री से बाहर बैठे, वहां से बैठ के अप्लाई करना चाहते हैं। रूल्स सेम है जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं एज अ स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स से आगे वो क्या कहते हैं, चेंज करना चाहते हैं बिजनेस वीजे से, जो वो लोग जो जिनके पास वर्क परमिट है यहाँ पे और वर्क परमिट से चेंज करना चाहते हैं, रूल्स सेम है। लेकिन जो लोग यहां से अप्लाई करते हैं उनके लिए बहुत सारी आसानी होती है बिजनेस वीजा लेने का। जो लोग अपने मुल्कों से यानी कि EU से बाहर से अप्लाई करते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, वो बहुत ही डिटेल से इंक्वायरी करते हैं आपके केस में। होपफुली ये इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। मैं दोबारा फिर कह रहा हूं, जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हैं स्वीडन में बिजनेस वीजा लेने के लिए, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले यहाँ पे आके विजिट करें, यहाँ पे लोगों को मिलें। अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उन लोगों से बात करें, यहाँ के वकीलों से बात करें, ब्रोकर्स को बात करें, मार्केट की रिसर्च खुद करें, आप खुद करें। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आप पढ़ें और स्टडी करें खुद। ये नहीं कि किसी और के मुंह से आप सुन रहे हैं, खुद रिक्वायरमेंट्स को स्टडी करें। उसके बाद जो भी आपने स्टेप लेना है उसको बाद में करें। छोटा मोटा बिजनेस, जैसे मैंने पहले कहा, ये उन लोगों के लिए जो मुल्क से बाहर है, छोटा मोटा बिजनेस उस पे ना जाएं। आपको लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि आपको स्विडिश नहीं आती, ये रिक्वायरमेंट है छोटे मोटे बिजनेस के लिए कि आपको स्विडिश आनी चाहिए। क्योंकि आपको लैंग्वेज नहीं आती, इस वजह से आपको ना होगी। इस तरह के बहुत सारे केसेस हाई कोर्ट में लोग हार चुके हैं, बहुत सारे केसेस हैं। तो छोटा मोटा बिजनेस, रेस्टोरेंट्स, कैफेज, शॉप्स, गैस स्टेशन, इस तरह की और चीजें जो हैं वो आप ना सोचें, वो आपको नहीं होगा। एनीवे, थैंक यू वेरी मच और शुक्रिया।